चलिए, नमस्कार साथियों, मैं कुमार विनय आप सभी का आपके अपने RWA के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। RWA के इस परिवार में स्वागत करता हूं। सभी साथी जितना जल्दी हो सके जुड़ जाइए। काफी संख्या में साथी जुड़ चुके हैं। टिंकू जी राम राम, बिल्कुल राम राम। सभी को राधे कृष्ण, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। RWA परिवार की तरफ से आपका आज की इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने कर लिए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वहां से कुछ क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आऊं। और आज की हमारी जो कक्षा होगी वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, जो इकोनॉमी के जो क्वेश्चन आए हैं उस पर आधारित होगी। तो सबसे पहले सभी साथी लोग जुड़ जाइए ताकि हम कक्षा की विधिवत रूप से शुरुआत कर सकें। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सभी साथियों का। जल्दी से एक बार जुड़ने का प्रयास करिए सभी लोग। अगर मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है, बिल्कुल सटीक आ रही है, तो एक बार जरूर कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि हां सर आवाज आ रही है। गोलू कुमार, राखी जी, शालू जी, है ना, अजय जी, राहुल जी, रानी, है ना, जय श्री महाकाल सभी साथियों को। ठीक है, विक्की जी, सोनम जी, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं, बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से नाम ऊपर की ओर जा रहे हैं। संतोष, राहुल, ज्योति, अनिल, है ना, प्रियंका, तमाम साथी, पप्पू, निर्मला, अनुराग, है ना। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है पुनः आपका सभी को। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या हम, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? हम लोग आगे की ओर बढ़े, प्रश्नों को सॉल्व करें दोस्तों आज। चलिए, बहुत बढ़िया, ओके ओके, है ना। लव यू सर, बिल्कुल, थैंक यू, है ना। आपको भी बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। आप बढ़िया से अच्छे से जो है 2 स्टार लगा करके हमारी एकेडमी पर आइएगा, हमारे इस ऑफिस में आइएगा, हम सबसे मिलिएगा दोस्तों, हमें बहुत खुशी होगी, है ना। चलिए, जय भीम सभी साथियों को, जय भीम, है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। आज जो हम इकोनॉमी के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, बड़े ही सटीक तरीके से उन क्वेश्चंस का एनालिसिस हम करेंगे। कैसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, इसकी बात हम करेंगे। तो सभी साथी अब बिल्कुल निश्चिंता के साथ में केवल और केवल इस बोर्ड पर ध्यान देंगे, इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देंगे, है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो अब कमेंट थोड़ा सा थाम लीजिए, कमेंट करेंगे। अगर कोई महत्वपूर्ण कमेंट होगा तो आप करिएगा, ताकि मैं जो विशेष कमेंट है केवल उन्हीं को ले पाऊं। ठीक है, जो कि जेन्युइन आपके कमेंट होंगे उन्हीं की हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया। आइए दोस्तों, इस लेक्चर का हम पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं दोस्तों। तो सभी लोग तैयार हो जाइएगा, कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया। ये आइएगा, सबसे पहला क्वेश्चन हमने आपके सामने रखा है, और वो क्वेश्चन क्या है कि सिक्का अधिनियम 2011 भारत में मूल्य वर्ग रुपए और फिर डैश लगा रखा है तक के सिक्कों को जारी करने की अनुमति देता है। दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि भारत में सिक्कों को ढालने के लिए वित्त मंत्रालय के पास में अधिकार है। यानी कि 1 रुपए का सिक्का और सभी सिक्के, जनरली सभी सिक्के, जितने भी सारे सिक्के होते हैं जो कि जिनकी कोई कीमत होती है, जिनकी कोई प्राइस होती है, वह वित्त मंत्रालय के द्वारा छापे जाते हैं, या हम कहें वित्त मंत्रालय के द्वारा ढाले जाते हैं। उनका मिंट कहां पर किया जाता है? वित्त मंत्रालय के निर्देशन में किया जाता है, कारखानों में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपसे यूं पूछ रहा है कि जो सिक्का अधिनियम भारत सरकार ने 2011 का बनाया है, ठीक है, उस सिक्का अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार जो है या वित्त मंत्रालय जो है अधिकतम कितने रुपए तक का सिक्का जारी कर सकता है, यह आपको प्रश्न बताना है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बताइएगा सभी लोग। चंदन यादव जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। नहीं, बाकी लोग, सभी लोग बताएं, एक बार मुझे सारे कमेंट्स देखने दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए अधिकांश लोग बता रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके लिए महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि सिक्का अधिनियम जो है आपका, ध्यान रखना इस बात के लिए, जो सिक्का अधिनियम है आपका, मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूं कि जो सिक्का अधिनियम है ना आपके लिए, वह 2011 वाला जो अधिनियम है वह अधिकतम जो है 1000 रुपए का सिक्का जारी करने की अनुमति आपको देता है। दोस्तों, यहां पर आपके लिए महत्वपूर्ण बात क्या है, जरा वो समझ लीजिएगा। आपके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि सिक्का जो है, ध्यान रखिएगा, सिक्का जो है वो किस अधिनियम के अंतर्गत जारी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सिक्का अधिनियम, या इसी को हम बोलते हैं द कॉइनेज एक्ट 2011। तो ये एक्ट भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, इस एक्ट को भी आप जरा ध्यान रख लीजिएगा कि इस सिक्का अधिनियम 2011 में पारित किया गया था। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सिक्का अधिनियम कब पारित किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है 2011 में सिक्का अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, और सिक्कों को जारी करने का अधिकार किसका होता है? तो ध्यान रखिएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री का होता है। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैंने आपको बताया
कि वित्त मंत्रालय होता है जो कि अधिकतम 1000 रुपए तक का सिक्का जारी कर सकता है दोस्तों, ठीक है। 1000 रुपए तक का सिक्का आपने अभी तो नहीं देखा होगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए अगली हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यह बात आपको समझ में आई है दोस्तों? अगर आपके नोट्स में अपडेट नहीं है चीजें तो आप इसको जरूर अपडेट कर लीजिएगा, या आज एक काम करिएगा, एक खाली पेज लेकर के बैठिएगा आप लोग, और आप लोग जितने भी पॉइंट है वो पॉइंट को लिख लीजिएगा। जैसे पहला पॉइंट आपका ये सिक्का अधिनियम 2011 में अधिनियमित किया गया है ना, यानी कि उसको पास किया गया, ठीक है। उसके बाद सिक्का अधिनियम 2011 के अंतर्गत जो है अधिकतम 1000 रुपए, अधिकतम कितने रुपए? 1000 रुपए तक का सिक्का जारी करने का अधिकार वित्त मंत्रालय के पास होता है। ऐसी बातें आप लिख लीजिएगा। तो ये दो बिंदु आपको यहां से एक महत्वपूर्ण बिंदु प्राप्त हुए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही बढ़िया, शानदार साथियों, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आइए, ये रहा आपका अगला प्रश्न। चलिए बहुत ही बढ़िया, शानदार साथियों। अब दूसरा प्रश्न जो है हमारा कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की मौद्रिक नीति बनाता है? इसका उत्तर तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप देंगे दोस्तों। मुझे बताइए मॉनिटरी पॉलिसी कौन बनाता है, ठीक है। तो मॉनिटरी पॉलिसी जो है वह कौन बनाता है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको बनाती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपका नीति आयोग, यानी कि देश का जो नीति आयोग है वह इसको बनाता है। या तीसरा ऑप्शन है आपका भारत का वित्त आयोग, यानी कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। और चौथा ऑप्शन है सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा विभाग जो है या कौन संस्था जो है वह इसका निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर ए या आरबीआई अधिकतर लोगों का जवाब आ रहा है दोस्तों। कितना आनंद आता है जो चीज पढ़ाई जाती है और अगर परीक्षा में सीधे रूप से पूछ ली जाती है ना दोस्तों, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं जानता हूं, इस बात को बेहतर तरीके से जानता हूं, ठीक है दोस्तों। तो आरबीआई जो है यार, भारतीय रिजर्व बैंक जो है, यह ध्यान रखना है, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है दोस्तों। मैं आरबीआई के बारे में कुछ बात आपको यहां पर बता देता हूं, हालांकि आगे भी वो बात प्रश्नों में आएगी, ठीक है। मैं आपको यह बता रहा हूं आरबीआई के बारे में कि आरबीआई जो है ना दोस्तों, वो ध्यान रखिएगा, आरबीआई एक अधिनियम से बनाया गया है। आरबीआई एक्ट 1934, 1934 में एक अधिनियम से आरबीआई की स्थापना की गई है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर किसी संस्था की या अगर किसी संगठन की स्थापना किसी अधिनियम से बनाई जाती है तो उसे हम कौन सा संस्था कहते हैं? उसे हम कहते हैं सांविधिक। क्या बोलते हैं दोस्तों? सांविधिक। इसके लिए अंग्रेजी में शब्द है स्टैट्यूटरी। क्या बोलते हैं उसको? स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, या उस स्टैट्यूटरी निकाय भी बोल देते हैं ना। तो ये कैसा निकाय है? अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, इस भारतीय रिजर्व बैंक की प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, क्या वह संवैधानिक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली है क्या? तो संविधान में तो जिक्र नहीं है, लेकिन यह अधिनियम से बना है, इसीलिए कैसी प्रकृति है इसकी, इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर है सांविधिक या स्टैट्यूटरी बॉडी है। यह ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। मुझे बताइए आरबीआई की स्थापना के समय में हेडक्वार्टर कहां हुआ करता था? तो मैंने आपको बताया था कि कलकत्ता में। कहां पर हुआ करता था दोस्तों? कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था। और कब तक था? तो आपको सभी को पता है कि सर 1937 तक कलकत्ता में रहा। उसके बाद में कहां रहा? तो उसके बाद में जो है वर्तमान तक ये इसका हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? मुंबई में है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो देश का केंद्रीय बैंक है, और उसके पहले गवर्नर कौन थे? तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। आ रही बात समझ में? सर ऑसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। उसके बाद दूसरे जो गवर्नर थे उनका नाम था जेम्स टेलर, ठीक है। तो ऑसबॉर्न स्मिथ है ना, ऑसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे दोस्तों। उसके बाद इसके दूसरे गवर्नर जो थे वो जेम्स टेलर थे। कौन थे? जेम्स टेलर, ठीक है, जेम्स टेलर थे। और तीसरे गवर्नर जो है दोस्तों वो भारत के गवर्नर थे, तब तक आजादी हो चुकी थी, और उनका नाम था सीडी देशमुख। क्या नाम था? सीडी देशमुख, है ना, सीडी देशमुख थे। और अगर मैं इनकी सन की बात करूं तो 1943 से लगा करके 49 तक, है ना, 1943 से लगा करके 49 तक लगभग मैं बात करूं आपकी दोस्तों, तो
1943 से लगा करके 1949 तक ये गवर्नर रहे दोस्तों, सीडी देशमुख। ये भारत के, ध्यान रखने, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे दोस्तों। वहीं पर एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो इन्हीं के शासनकाल में, या हम कहें कि जब ये गवर्नर थे, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, नेशनलाइजेशन कर दिया गया था 1 जनवरी 1949 को दोस्तों। इसमें बताने लायक तो और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आगे प्रश्न आएंगे उसमें हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, सीडी दास है ना, सीडी देशमुख है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार तरीकों से आपने जवाब दिया है। आपको इसका आंसर पता चल गया होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, एक इसकी स्थापना। हाँ बिल्कुल, इसकी स्थापना जो है, बिल्कुल मेरे साथी, मैं बताना आपको भूल गया, इसकी जो स्थापना है वह 1 अप्रैल 1935 को की गई थी दोस्तों, है ना। 1 अप्रैल 1935 को इसको स्टैब्लिश किया गया था, और इसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया था? कलकत्ता में बनाया गया था मेरे साथी, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, शानदार। आशीष सिंह ने भी जवाब दिया है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शानदार दोस्तों। अब हम अगली बातें कर लेते हैं, है ना। कंचन शर्मा जी, आपके भी कमेंट आ रहे हैं, आपके जवाब सही हैं, इसलिए मैं उनका जवाब नहीं दे रहा हूं। आइएगा दोस्तों, अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। यह रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न दोस्तों। तो तीसरा प्रश्न क्या है? निम्न में से किस मूल्य वर्ग के नोट पर रानी की वाव की तस्वीर है? बहुत ही बढ़िया, शानदार प्रश्न है। रानी की वाव की तस्वीर है दोस्तों, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो नोट रहते हैं, उन नोट के पीछे किसी न किसी चीज की तस्वीर होती है। तो मुझे बताइए, आपसे यह पूछा गया है मेरे साथियों कि रानी की जो वाव है, यह गुजरात में पड़ती है साथियों, ठीक है। यह जो रानी की वाव है, इसकी तस्वीर किस नोट के पीछे है? क्या इसकी तस्वीर 50 रुपए के पीछे है, या फिर इसकी तस्वीर जो है वह 200 रुपए के पीछे है, या फिर 10 रुपए के पीछे है, या फिर 100 रुपए के पीछे है? मेरे साथियों, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूं, है ना, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि इनकी जो तस्वीर है, इनकी जो तस्वीर है वह किसके ऊपर है? बिल्कुल ऑप्शन 200, नहीं साथियों, नहीं, 200 के ऊपर तो सांची स्तूप की तस्वीर है ना। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, समझने की कोशिश करना दोस्तों। जो हम्पी का रथ है ना दोस्तों, हम्पी का रथ, तो हम्पी का जो रथ है, हम्पी रथ जो कि कहां पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है ना। उसकी तस्वीर जो है 50 रुपए के सिक्कों पर है। कहां पर है? सॉरी, 50 रुपए के नोट पर है, क्षमा चाहूंगा, मेरे शब्दों को ध्यान से आपको देखना है। 50 रुपए के नोट जो है उस पर हम्पी रथ की तस्वीर है दोस्तों, ठीक है। वही जो 200 रुपए का नोट है ना दोस्तों, उस पर मध्य प्रदेश का एक सांची स्तूप है, मध्य प्रदेश का एक जिला है, ठीक है, जो कि रायसेन जिला है। उस रायसेन जिले में सांची स्तूप है दोस्तों। अशोक जो बुद्ध धर्म को अपना लिया था अशोक ने, उसने बनवाए थे सांची स्तूप। वहां पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, अशोका काल से संबंधित है, बुद्धों की प्रतिमाओं से संबंधित है, वहां पर सांची स्तूप बनाए गए हैं। मैं गया था दोस्तों देखने, क्योंकि मैं तो मध्य प्रदेश का ही हूं। तो अभी हाल ही में मैं पचमढ़ी और सांची स्तूप और भर्तहरि गुफा, खैर उज्जैन में ही है वो, तो मैं काफी समय से देख रहा हूं, है ना। और भी खंडगिरी, उदयगिरी, इन सब की गुफा मैंने देखी, मजा आ गया दोस्तों। घूमने लायक जगह है, आप भी हमारे मध्य प्रदेश में जाइएगा और वहां के पर्यटन को आगे बढ़ाने का प्रयास करिएगा। हमारी देश की इकोनॉमी में वृद्धि होगी साथियों, है ना। तो उम्मीद करता हूं, अब मैं इकोनॉमी की बात करता हूं, इकोनॉमी पढ़ाता हूं, तो इकोनॉमी की ही बात करूंगा साथियों, है ना। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताना चाह रहा था कि 200 रुपए का जो नोट है उस पर सांची स्तूप की चर्चा की गई है। उस पर जो फोटो है वह सांची स्तूप का है। और सांची स्तूप कहां पर पड़ता है? आपका रायसेन में पड़ता है दोस्तों। और रायसेन कहां पर पड़ता है? तो एमपी में पड़ता है दोस्तों, है ना। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा। नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा सा आकृति बड़ी कर लेता हूं इसकी। और 100 रुपए का जो नोट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इस पर कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है ना, सन टेम्पल जो है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसका जिक्र इसका है इस पर, ठीक है, उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों। 10 रुपए के नोट पर अगर आप देखेंगे उसके पीछे तो यह आकृति आपको दिखाई देगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो 100 रुपए का नोट है, इसी पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, रानी की वाव का चित्र है दोस्तों, रानी की वाव का चित्र है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि ये कहां पर है, तो ये गुजरात में पड़ता है दोस्तों। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत ही शानदार दोस्तों, है ना। आगे बढ़े दोस्तों,
आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह रहा आपका अगला प्रश्न। किसी अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है मत्स्य पालन? मत्स्य पालन को हम इंग्लिश में फिशिंग के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। मुझे बताइए फिशिंग किसका हिस्सा है? क्या फिशिंग टर्शियरी सेक्टर का हिस्सा है, यानी कि सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है? बिल्कुल ठीक है। या फिर माध्यमिक क्षेत्र का यानी कि सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा है, या फिर या तो माध्यमिक का है या तृतीयक का? यह बोल रहा है कि या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी का है या फिर टर्शरी का है या फिर प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है। दोस्तों मैं आपसे इसका आंसर जानना चाह रहा हूं दोस्तों, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइएगा। चलिए, है ना। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर जो पुराना 100 का नोट था, कुछ कमेंट आए हैं, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, मैं यहां पर इसी बात को समझा भी देता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर पुराना जो 100 का नोट था, पुराना 100 का नोट, उस पर किसकी आकृति बनी हुई है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपने पूछा है ना। तो पुराने 100 के नोट पर की बात करता हूं, है ना। तो पुराने जो 100 का नोट था ना दोस्तों, उस पर जो आकृति बनी हुई है वो कंचनजंगा माउंटेन की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? कंचनजंगा माउंटेन की, है ना। तो कंचनजंगा पर्वत की बनी हुई है। आपको पता है कंचनजंगा पर्वत जो है वो किस राज्य में है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, वह सिक्किम में है। कहां पर है? सिक्किम में। ठीक है, अब स्पष्ट है मेरे साथियों। और जो नया वाला नोट है ना, नया वाला नोट है ना, यहां ध्यान रखना है, यह नए नोट पर बना हुआ है। ठीक है, नए नोट पर बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। स्पष्ट है? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, है ना। शानदार साथियों, आपने बताया। मैं आपको बताना चाहता हूं इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे साथियों, वो प्राइमरी सेक्टर है दोस्तों। कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती है। इस प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि, एग्रीकल्चर एंड एलाइड, है ना, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज हम नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एलाइड एक्टिविटीज। और एलाइड का मतलब है संबंध गतिविधियां। संबंध मतलब इससे जुड़ी हुई गतिविधियां, और इससे जुड़ी हुई गतिविधियां बहुत सारी हो सकती है। जैसे एक गतिविधि तो आपकी फिशिंग हो सकती है दोस्तों, मत्स्य पालन जिसको हम बोलते हैं। एक गतिविधि आपकी माइनिंग हो सकती है। माइनिंग का मतलब होता है खनन, क्योंकि प्राकृतिक चीजों से मिलती है ना। ये सारी बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, केवल आपका आज एग्जाम हम बोलेंगे कि आपका रिविजन हो रहा है। ठीक है। दूसरा आपका इसी से संबंधित एक उत्खनन वाली चीज है, एक्सकैवेशन हम इंग्लिश में बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एक्सकैवेशन, उत्खनन बोल देते हैं ना। मैं यहां पर हिंदी में भी लिख देता हूं, उत्खनन। ठीक है। और माइनिंग को क्या बोलते हैं? खनन बोलते हैं। फिशिंग को क्या बोलते हैं? तो फिशिंग को मत्स्य पालन कहते हैं। ठीक है। और भी कुछ गतिविधियां इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। जैसे आपका और क्या क्या चीजें हो गई दोस्तों, तो नेचुरली जो भी चीजें आपको मिलती है यहां से, वो सारी की सारी इसके अंतर्गत हो जाएगी, कृषि और संबंध क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही है। बहुत ही बढ़िया, शानदार। मुर्गी पालन भी इसी में आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ज्यादा आगे आ गए ऐसा लग रहा है ना। ये रहा आपका अगला प्रश्न। WPI का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? WPI का पूर्ण रूप मैंने आपको बताया था। WPI का जो पूर्ण रूप है वह होलसेल प्राइस इंडेक्स है दोस्तों, है ना। होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और WPI का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि WPI जो है उसका प्रयोग जो है इन्फ्लेशन को मापने के लिए, है ना, मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। सामान्य रूप से दो विधियों का प्रयोग किया जाता है, एक तो है WPI और दूसरा है CPI। क्या है? CPI। CPI का जो फुल फॉर्म है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं मेरे साथियों। तो CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसका प्रयोग भी किया जाता है। और WPI का जो फुल फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। ध्यान रखिएगा 2014 के बाद में, आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, 2014 के बाद जो है 2014 के बाद जो है इन्फ्लेशन की गणना जो है, ध्यान रखिएगा, इन्फ्लेशन है मुद्रास्फीति, तो इन्फ्लेशन की गणना के लिए, है ना, ध्यान रखिएगा, इन्फ्लेशन की गणना हेतु या गणना के लिए दोनों है ना, दोनों इंडेक्स का सहारा लिया जाता है। दोनों इंडेक्स का सहारा, ठीक है, दोनों इंडेक्स का सहारा या उपयोग किया जाता है ना, एक ही बात है। दोनों इंडेक्स का यूज किया जाता है, लिया जाता है, ठीक है, एक ही बात है दोस्तों। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना। मैंने यहां पर लिख भी दिया है इस बात को, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक। क्या बोलते हैं? थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है।
ये सारी बातें अंग्रेजी में ही याद रहे तो ठीक है। और सीपीआई को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसका नाम होता है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। आरबीआई ने 2014 में, बिल्कुल 2014 में ही इस इंडेक्स को मान लिया गया, ठीक है अमित जी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यह रहा आपका अगला प्रश्न। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि क्या कहलाती है? तो सीधी सीधी बात है दोस्तों कि अगर किसी इकोनॉमी में लगातार किसी वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसमें तो कोई किंतु परंतु किसी को नहीं होना चाहिए दोस्तों, उसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि 2005 में मान लो, मैं अब उसी एग्जाम्पल को दूंगा कि किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए थी, ठीक है। उसके बाद 2007 में मान लीजिए इसकी कीमत 7 रुपए हो गई, ठीक है। उसके बाद 2010 में इसकी कीमत जो है वह 9 रुपए हो गई दोस्तों। तो लगातार 5 से 7 हुआ, 7 से 9 हुआ, और हो सकता है कि 2015 में इसकी कीमत जो है वह 12 रुपए हो जाए। तो लगातार वर्षों में जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, यहां पर कीमत जो है वो भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं मुद्रास्फीति। स्पष्ट है? चलिए बहुत ही बढ़िया है ना। अगले प्रश्न पर रुक करते हैं। यह रहा आपका अगला प्रश्न, पढ़िए जरा। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, शशिकांत त्रिपाठी, डीके पाटिल या देवी लांबा, ठीक है। मुझे बताइए इसका आंसर जल्दी से, जल्दी से। इसका क्या आंसर बनेगा, जल्दी बताइए सभी लोग। बताइए दोस्तों, बताइए सभी साथी। सर जी आज क्या, देखिए मैं जितने क्वेश्चन आपको करा रहा हूं इतने कर लीजिए साथी। उम्मीद रखिए, थोड़ा सा सहारा लीजिए, मेरा भरोसा रखिए। आपको इकोनॉमी में कमजोर नहीं साबित होने दूंगा, इस बात की मेरी गारंटी है। थोड़ा सा भरोसा तो आपको करना पड़ेगा। देखो किसी पे भी करो, एक बार मुझ पे करके देख लो, ठीक है। तो परेशान ना हो, इत्मीनान से देखो, ठीक है। चलिए, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे दोस्तों? तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैं आपको बता चुका हूं कि कौन थे। तो सीडी देशमुख जो है वह पहले भारतीय गवर्नर थे, और मैंने आपको इनका सन भी बताया था कि 1943 से लगा करके 49 तक इनका शासनकाल रहा। और इनके शासनकाल में बहुत सारी चीजें हुई, जैसे मुझे बताओ, देश आजाद हुआ है ना, तो देश को आजादी या देश आजादी भी इन्हीं के शासनकाल में हुई। कब हुई थी? 1947 में, 15 अगस्त को देश आजाद हो गया था। वहीं पर आरबीआई का नेशनलाइजेशन, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हम कहें आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी जो है इन्हीं के शासनकाल में हुआ करता है दोस्तों, है ना। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है इन्हीं के शासनकाल में हुआ करता है। मैंने आपको बताया था कि 1 जनवरी 1949 को आरबीआई ने अपना राष्ट्रीयकरण कर लिया था, यानी कि राष्ट्र को समर्पित कर लिया था दोस्तों। तो यह भी इन्हीं के शासनकाल में होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें कोई किंतु परंतु आपको नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं यह बात समझ में आई होगी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों? नेशनलाइजेशन पहली बार बैंकों में कब हुआ था? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। अगर तिथि की हम बात करें तो 19 जुलाई की बात है दोस्तों मेरे साथियों। 19 जुलाई 1969 को ध्यान रखिएगा दोस्तों। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, पहला चरण है, ध्यान रखिएगा। और इस समय जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। कौन थे? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे दोस्तों, यह बात आपको ध्यान रख लेना है। और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय। 14 बैंकों को एक साथ पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि पहली बार जो राष्ट्रीयकरण है वह किसके शासनकाल में किया गया था? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था, मैं आपको बता दूं। और एक और बात जो महत्वपूर्ण है, उस समय अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन था इस समय आरबीआई का गवर्नर, तो एल के झा मेरे ख्याल से यही थे, है ना। तो ध्यान रखना, एल के झा जो थे वो गवर्नर थे आरबीआई के, ठीक है। वो गवर्नर थे आरबीआई के। इनके शासनकाल में जो है, या हम कहें कि ये गवर्नर थे, तब पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर राष्ट्रीयकरण की ही बात चल रही है तो मैंने अभी आपको बताया कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है वह 1 जनवरी को किया गया था, 1 जनवरी 1949 को दोस्तों। वहीं पर अगर एसबीआई की बात कर लेते हैं तो एसबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वह 1 जुलाई, ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 1955 को कर दिया गया था। और इसी तिथि को
इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके एसबीआई रख दिया गया था, यह भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रीयकरण जो 6 बैंकों का किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया था दोस्तों। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, इत्मीनान से इस बात को लिख लीजिए। क्या कनिशा जी क्या बताना है? कनिशा जी जाट का कमेंट दिखाओ एक बार मुझे, क्या जानना चाह रहे हैं वो। कनिशा जी जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, लेटेस्ट कमेंट करके बताओ कि आप क्या जानना चाहते हैं, जल्दी से बताइए, है ना। बाकी सभी का समय व्यर्थ मत करिए, आप लोग बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। सबसे नीचे कमेंट लो। कनिशा जी तुरंत कमेंट करिए, मैं अभी आप ही का कमेंट का वेट कर रहा हूं। नेहा, शालिनी, आशीष, है ना। सर पीडीएफ में ओल्ड प्लस न्यू दोनों नोट का पिक्चर्स नाम क्लियर कर दीजिएगा। बिल्कुल मैं आपको पीडीएफ में कवर कर दूंगा, ठीक है सर। आप 1 जनवरी, हाँ कनिशा जी मैं आप ही के मैसेज का वेट कर रहा हूं। आप मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जल्दी से करिए। चलिए विपिन जी बताएं। हाँ 200 रुपए का 200 करोड़ पूंजीकरण के साथ, हाँ ये जो राष्ट्रीयकरण किया जाता है दोस्तों, इसी के बारे में भी मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान रखना। जब पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ध्यान रखने का, जब पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो किन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये जो कनिशा जी का कमेंट आया तो जरूर होल्ड करके रखिएगा। हाँ कनिशा जी आपका कमेंट आया है, मैं फिर से देखना चाह रहा हूं, आप निकाल के रखिएगा क्या कमेंट है इनका, है ना। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इनकी कितनी पूंजी थी? तो ध्यान रखिएगा, जिनके पास 50 करोड़ रुपए थे, ठीक है, जिनके पास 50 करोड़ रुपए थे, उनकी पूंजी का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन यहां पर जब 15 अप्रैल की बात करता हूं, तो जब 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो जिन बैंकों के पास 200 करोड़ की पूंजी थी, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। चलिए मेरे कमेंट्स अरे कनिशा जी बस ये आपका डाउट था कि आपके कमेंट आ रहे कि नहीं आ रहे? देवी जी प्रणाम करता हूं आपको, आपके कमेंट आ रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं बिना बात के आप। चलिए है ना, ये बात मैंने आपको बता दी, स्पष्ट है दोस्तों। चलिए मैं मन से पढ़ाने की कोशिश करता हूं, आप कमेंट ऐसे करते हो। कोई ऑथेंटिक कमेंट होगा तो मैं लूंगा यार, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1944 में, ध्यान रखिएगा अगला प्रश्न है 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ जुड़े, बहुत सारे उद्योगपति एक साथ जुड़े थे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। वह योजना किस नाम से प्रसिद्ध है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1944 में बॉम्बे के 8 उद्योगपति, ध्यान रखिएगा कितने उद्योगपति थे? तो बॉम्बे के 8 उद्योगपति थे दोस्तों। ये एक साथ एक जगह बैठते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉम्बे प्लान बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बॉम्बे प्लान बोलते हैं, ठीक है। और इनके जो मुखिया थे, जो 8 उद्योगपति थे, इनके जो मुखिया थे, ध्यान रखिएगा, उनका नाम था सर आर्देशीर दलाल। क्या नाम था? सर आर्देशीर दलाल। दोस्तों दलाल नाम से आप कुछ और मीनिंग मत निकाल लीजिएगा, सर आर्देशीर दलाल इनके मुखिया का नाम था। इन्होंने यह कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे हम आगे की ओर ले जाएं, इस बारे में बात की थी, ठीक है। तो बॉम्बे इसका सही आंसर है, बॉम्बे प्लान इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, शानदार। हम आगे बढ़े, अब आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यह रहा आपका अगला प्रश्न। अगर आपके कोई ऑथेंटिक क्वेश्चन है, कोई जेन्युइन आपके क्वेश्चन है, तो हम हमारे स्ट्रीमर महोदय से निवेदन करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है तो आप मुझे बताइएगा और कमेंट्स को थोड़ा स्लो चलने दीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्न रूप से जाना जा सकता है। क्या भारतीय इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी है, उसको विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप से जान सकते हैं, या फिर कम विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में जान सकते हैं, या फिर विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में जान सकते हैं, या फिर पूर्ण विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में जान सकते हैं? यह बताइए दोस्तों, किस नाम से जान सकते हैं जी? सर आरती सिंह दलाल नहीं था, सर आर्देशीर दलाल था, ठीक है विजय जी, ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो विकासशील अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा, विकासशील अर्थव्यवस्था को डेवलपिंग इकोनॉमी कहते हैं। मुझे एक बात बताना, अगर मैं आपको विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार बताऊं, तो मैंने आपको बताया था कि विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकारों की होती है, जिसमें सबसे पहला प्रकार होता है आपका अल्प विकसित। क्या बोल सकते हैं? अल्प विकसित हम बोल सकते हैं, ठीक है। और अल्प विकसित के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है? तो अंडर डेवलपिंग। क्या बोलेंगे इसको?
अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है। वहीं पर इसका इससे थोड़ा अच्छा रूप क्या कहलाता है, इससे अच्छा रूप कहलाता है विकासशील। क्या कहलाता है, विकासशील कहलाता है। और विकासशील को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डेवलपिंग इकोनॉमी। क्या बोलते हैं, डेवलपिंग इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। इससे भी और अच्छा रूप क्या कहलाता है, तो तीसरा प्रकार है जिसे हम बोलते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। और विकसित अर्थव्यवस्था को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी। कैसी इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी। तो ध्यान रखना है, भारत की जो स्थिति है, भारत की जो स्थिति है वह विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। रवि करदान का क्या मैसेज है, राज्य सेवा कर ज्यादा बेनिफिट होता है देश को आगे बढ़ाना। मेरे भाई ये कोई कर की क्लास चल रही है क्या, हम टैक्स पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं रवि जी ये बताइए। इतना ज्ञानवान हो तो क्यों कक्षा करते हो मेरे साथी। आप देश की अर्थव्यवस्था में मोदी जी के कैबिनेट सेक्रेटरी क्यों नहीं बन जाते मेरे साथी। वहां देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में आपकी बहुत ही बड़ी संभावना है, आप वहां जाइए ना मित्र। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड बात करिए साथी, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा किया जाता है। प्राइस डिटर्मिनेशन जो है वह मार्केट फोर्सेस द्वारा किस प्रकार की इकोनॉमी में किया जाता है। क्या समाजवादी इकोनॉमी में किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं समाजवादी इकोनॉमी में जो है वह सरकार का नियंत्रण होता है। ध्यान रखना, गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है। वहीं पर विकासशील अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी या इनमें से कोई नहीं। ध्यान बताइए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जिसे एडम स्मिथ का एक सिद्धांत भी है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो संसाधनों पर नियंत्रण है वह बाजार शक्तियों का होता है, इसीलिए इसे बाजार आधारित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। किसे कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही कहते हैं। पहली बात, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो हम कहें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो हम अवधारणा ये किसने दी थी, तो एडम स्मिथ ने दी थी। किसने दी थी, एडम स्मिथ ने दी थी। मैं आपको बताऊं एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है ना, यानी कि अर्थशास्त्र के पिता है ना। तो अर्थशास्त्र के पिता अगर कौन है आपसे पूछ लिया जाए तो अर्थशास्त्र के पिता जो है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो एडम स्मिथ है। और इनकी एक पुस्तक भी है दोस्तों, उस पुस्तक का नाम क्या है, तो उस पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। क्या बोलते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, वेल्थ ऑफ नेशन है। यानी कि 1776 में इस पुस्तक को लॉन्च किया गया था, जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करती है, ठीक है। और ध्यान रखना है, एडम स्मिथ का एक सिद्धांत भी है। इस सिद्धांत को हम लोग क्या बोलते हैं, लेजेस फेयर। क्या बोलते हैं, लेजेस फेयर। लेजेस फेयर बोल सकते हैं, है ना। लेजेस फेयर को हम हिंदी में बोलते हैं अहस्तक्षेप का सिद्धांत। क्या बोल सकते हैं इसको, अहस्तक्षेप का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है, तो एडम स्मिथ के लेजेस फेयर पर आधारित है, अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। और इसका मतलब यह होता है कि सरकार का बाजार शक्तियों पर कम से कम नियंत्रण होगा, हस्तक्षेप नहीं होगा, या होगा भी तो केवल और केवल नियामक की भांति होगा, ठीक है। ये सारे टॉपिक पढ़ाए हैं मैंने, किसने कहा मैंने नहीं पढ़ाए ये सारे टॉपिक। ये सारे टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं आपको इकोनॉमी में, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ाए हैं तो यहां पढ़ लीजिए ऐसा क्या है, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। पेन का कलर बदल तो लिया मैंने, और कौन सा कलर लूं, लीजिए व्हाइट ले लेता हूं, ठीक है। अब ठीक है साथी, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूंजीवादी इसका करेक्ट आंसर है। तो कीमतों का निर्धारण किसमें किया जाता है, पूंजीवादी में किया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यह रहा आपका अगला प्रश्न, प्राथमिक गतिविधियों में शामिल श्रमिकों को किस कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है या कॉलर कार्यकर्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेड कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, या फिर सफेद कॉलर जॉब, या फिर काला कॉलर जॉब। बताएं जरा इसका क्या उत्तर है, क्या इसका उत्तर होगा। ध्यान रखना है प्राइमरी सेक्टर में, है ना। पंकज जी आपका कमेंट क्या है बताओ। मैं अगर आप दोस्तों खुद समझिए, अगर मैं केवल आपके कमेंट लूंगा तो क्या मैं प्रश्नों को सॉल्व करा पाऊंगा, आप खुद सोचिए। मैं आप 1 घंटा एक काम करते हैं, हम कभी ना कभी 1 घंटा ऐसा निकालेंगे जिसमें केवल आपके कमेंट्स को ही पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको क्या बताऊं साथियों, है ना, हम केवल कमेंट ही पढ़ेंगे उसमें केवल। दोस्तों अगर मुझे केवल आपको पास नहीं कराना होता और केवल बस खाली आपके साथ गप्पे लड़ाना होता तो मैं केवल आपके ही कमेंट लेता, पर सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता,
आप समझना इस बात को, सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। मैं शिक्षक हूं, मेरा धर्म है कि आप मेरे विषय में बहुत अच्छा कर पाए, ठीक है, और उस विषय को लेकर के मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मेरा काम पढ़ाना है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। कहीं डाउट होता है तो आपके लिए विनायक बैच जो है उसका एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आप वहां पर डाउट मेंशन कर दो मुझे, या फिर नहीं है तो फिर यहां पर जिन्हें आप कमेंट करो, ताकि मैं उसको देख के पढ़ूं, उसको समझूं। और अगर एक बार में मेरी निगाह नहीं जा रही है कमेंट पर, तो आप 2-3 बार कमेंट कर दो, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन होना चाहिए कुछ काम का, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो वो ध्यान रखना है, ठीक है। मैं सारी बातें पढ़ाऊंगा, निश्चिंत रहिएगा, हर बात पढ़ाऊंगा। अगर मैंने आपको यह बताया था कि केंद्रीय निदेशक मंडल जो है उसमें अगर 21 सदस्य होते हैं तो एक गवर्नर होता है, 4 उप गवर्नर होते हैं, बाकी कुछ सरकार के सदस्य होते हैं, सारी बातें पढ़ाऊंगा, निश्चिंत रहिए। अभी मौद्रिक नीति समिति और ये हमारी बात आगे खत्म ही कहां हुई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा उस बात का, ठीक है। और स्टीमर महोदय आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर कोई कमेंट हो किसी बच्चे का तो आप जरूर उसको टैगलाइन कर दीजिएगा, उसको मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़िया, मैं आपको बता रहा था कि प्राथमिक गतिविधियों में शामिल श्रमिकों को किस कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, उसे रेड कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। सफेद जवाब नहीं देना है। सफेद कॉलर जॉब जो होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सफेद कॉलर जॉब जो होता है वो ऑफिस वर्क के कर्मचारियों के लिए होता है, विशेष रूप से जो मानसिक कार्य करते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको लिख देता हूं कि मानसिक कार्य से संबंधित है, मानसिक कार्य से संबंधित, ठीक है। और मानसिक कार्य कहां पर होता है? खेतों में बैठकर तो नहीं होगा कि दिमाग लगा करके कोई काम करना है, वहां तो शारीरिक कार्य होगा। तो मानसिक कार्य कहां पर होगा? ऑफिस में होगा। कहां पर होगा? ऑफिस में होगा, है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये सफेद कॉलर जॉब के अंतर्गत आता है। यहां तक चीजें स्पष्ट है क्या आपको? ठीक है, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताइएगा, ये जो ब्लैक कॉलर जॉब है, ठीक है, ये ब्लैक कॉलर जॉब जो है ये खनन जैसे कार्यों में प्रयोग होता है। खनन को हम लोग क्या बोलते हैं? माइनिंग, या फिर ऑयल इंडस्ट्रीज जो होती है, ठीक है, ऑयल इंडस्ट्रीज जो होती है उसमें काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो नीला कॉलर जॉब है, ध्यान रखिएगा, इसमें ध्यान रखिएगा जो घंटों पर काम करते हैं, घंटों पर आधारित वर्क, है ना, घंटों पर आधारित कार्य, घंटों पर आधारित कार्य जो है वह इससे संबंधित है, ठीक है। यहां पर घंटों पर आधारित कार्य किया जाता है, ठीक है। तो ये बात है, जो घंटों पर आधारित कार्य करते हैं वो यहां पर होते हैं, ठीक है। और घंटों पर आधारित कार्य का मेरा मतलब है शारीरिक कार्य। कैसा कार्य है? शारीरिक कार्य। तो श्रम, मजदूरी, ये सब है ना, तो शारीरिक कार्य इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है, स्पष्ट है। चलिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ब्लैक होगा सर? ब्लैक नहीं होगा मेरे मित्र, प्राथमिक क्षेत्र में जो भी लोग काम करते हैं उन्हें रेड कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। आदि शुक्ला जी, सर आप बता रहे थे इकोनॉमिक्स के फादर जो है, ऊपर ले जाना एक बार कमेंट, आदि शुक्ला जी का कमेंट पढ़ना है, ठीक है। आदि शुक्ला जी आप बता रहे थे चाणक्य है। अरे मेरे भाई आदि जी, मैं क्या बताऊं आपको, मैंने कहा अर्थशास्त्र के पिता जो है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है, और अर्थशास्त्र एक किताब भी है जिस किताब की रचना कौटिल्य ने या चाणक्य ने, विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है, उसने करी है। मैंने ये बात बताई थी आदि जी, ठीक है। सर मेरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिनका सिलेबस छूटा हुआ है वो आप लोग क्लास करो, इतना क्या है, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, अब जो ज्यादा कमेंट करेगा ब्लॉक करवा देंगे हम उसको, ध्यान रखिएगा। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अगला है ना। अगले प्रश्न पर जाते हैं, यह रहा आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? मुझे बताओ, आरबीआई कौन सा कार्य नहीं करती? ये सारी बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। कार्य नहीं है ऐसा प्रश्न पूछा गया, ठीक है, इस पर आपको ध्यान रखना है। ये पढ़ाया ही नहीं एडवांस कंटेंट। अरे एडवांस कंटेंट नहीं है भाई, ये सब चीजें हैं, ठीक है। मुझे बताइए, करेंसी का नियमन करती है क्या वो? यानी कि रेगुलेशंस ऑफ करेंसी है, बिल्कुल है, तो ये तो करती है वो, ध्यान रखिएगा, ये तो करती है। विदेशी व्यापार का नियमन करती है क्या? यानी कि रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये नहीं करती है दोस्तों, ठीक है। फिर साख का नियमन करती है, रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट, तो ये भी करती है। जो पैसा है उसका नियमन करती है, तरलता ज्यादा है तो खींचने का काम करेगी, ठीक है, और कम है तो मार्केट में डालने का काम करेगी, ठीक है। उसके बाद देश को विदेशी विनिमय कोष की रखवाली एवं प्रबंध करती है, तो गार्जिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फंड्स ऑफ द कंट्री, तो बिल्कुल ये भी करती है। तो क्या नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा। एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि ये जो विदेशी व्यापार का वियमन है, यह भारत का जो वाणिज्य मंत्रालय है वो करता है। कौन करता है? कॉमर्स, आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो वाणिज्य मंत्रालय जो है ये इसका नियमन करता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। स्पष्ट है? आगे बढ़े, चलिए।
उत्खनन खनन में क्या अंतर है? उत्खनन और खनन में क्या अंतर है? आप लोग क्लास किए नहीं होंगे तो फिर आपको समझ में कैसे आएगा? एक बार पुनः देख लीजिए उत्खनन और खनन में क्या होता है। देखिएगा, ये मान लीजिए सतह है, ये धरती की सतह है ना, पृथ्वी की सतह है, सरफेस है। इस सरफेस से अगर आप, ध्यान रखना इस बात का, अगर इस सरफेस से आप ऊपर से नीचे की ओर खोदते हैं, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं खनन। क्या बोलते हैं? खनन बोलते हैं। खनन के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है? माइनिंग। माइनिंग। और आपने जब लंबवत या हम कहें कि वर्टिकल जब खुदाई की तो उसको हम बोलेंगे खनन। लेकिन कुछ समय के बाद में आपने कहा कि यार बस अब हम क्या करते हैं कि इसके आइड साइड इधर की ओर खोदते हैं। तो जब आप क्षैतिज रूप से हॉरिजॉन्टल खोदते हैं या हॉरिजॉन्टल जब खुदाई काम करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उत्खनन बोलते हैं। और उत्खनन को हम एक्सकैवेशन बोलते हैं। ठीक है, अब क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब, है ना, बिना देरी किए। आइए अगला है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? नॉर्मन ई बोरलाग है या एमएस स्वामीनाथन है या जीएस खुश है या बीपी पाल है? बताएं, कमेंट करके बताएं। ये बताइए। चलिए इसका आंसर बताइएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नॉर्मन ई बोरलाग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक कहलाए जाते हैं। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं एमएस स्वामीनाथन जो है वह 28 सितंबर को उनकी डेथ हो गई है। तो इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक, ठीक है, हरित क्रांति का जनक इनको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आपके एमएस स्वामीनाथन है। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन ई बोरलाग है। और नॉर्मन ई बोरलाग का संबंध किस देश से है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मैक्सिको से है। कहां से? मैक्सिको से। ठीक है, और मैक्सिको जो है वो उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वहां से संबंधित है। ठीक है, स्पष्ट है? चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा आपका अगला प्रश्न। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है, बताइए भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कहां पर है दोस्तों? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंतनगर। पंतनगर वर्तमान में उत्तराखंड का हिस्सा है। कहां का हिस्सा है? उत्तराखंड का हिस्सा है। यहां से एक कृषि विश्वविद्यालय है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, एक पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय है। यहां से भारतीय हरित क्रांति का जन्म माना जाता है दोस्तों। इस बात को जरा आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह रही है आपका अगला प्रश्न। भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है, यानी कि टर्शियरी सेक्टर में क्या क्या चीजें शामिल है, अब यह प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, तो पहली बात यह पूछ रहा है कि व्यापार और वाणिज्य, क्या कॉमर्स एंड ट्रेड जो है वह तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है? पहली बात यह पूछ रहा है। या फिर वित्त एवं वास्तविक संपदा, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइनेंस एंड रियल एस्टेट, यह भी व्यापार में आता है या टर्शियरी सेक्टर में आता है? तो ध्यान रखिएगा, व्यापार और परिवहन तो आता है, टर्शियरी सेक्टर में बिल्कुल आता है। वित्त और स्थावर संपदा यानी कि रियल एस्टेट जो है यह भी इकाई में आता है आपका, यह भी आपका आता है टर्शियरी सेक्टर में, है ना। और वानिकी और मत्स्यिकी, वानिकी यानी कि फॉरेस्ट्री और मत्स्यिकी तो प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाता है? 1 और 2 हो जाता है। तो कहां लिखा है 1 और 2? ये लिखा ऑप्शन नंबर बी में। क्या लिखा है? 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, आ रही बात समझ में? आ रही है बात समझ में? बहुत ही बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक क्रियाकलाप है, यानी कि टर्शियर एक्टिविटी कौन सी है, यह आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या वानिकी है? तो ध्यान रखिएगा, वानिकी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट्री बोलते हैं, वहां पे लिखा भी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वानिकी इसके अंतर्गत नहीं आएगा। वानिकी प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। एग्रीकल्चर भी प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। विनिर्माण जो है वो सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। लेकिन विपणन को हम बोलते हैं मार्केटिंग, वहां पर लिखा हुआ है। बाजार जहां बनेगा वो क्या है? टर्शियरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। यहां तक स्पष्ट है सबको? चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है। सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर, वही टर्शियरी सेक्टर की बात हो रही है। क्या खनन और उत्खनन आता है? तो नहीं। अभी हमने बोला कि ये तो प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल है। परिवहन और संचार, हां परिवहन जो है और संचार जो है ये दोनों के दोनों टर्शियरी सेक्टर का एग्जांपल है, बिल्कुल सही है। होटल क्या है? तो होटल भी टर्शियरी सेक्टर का एग्जांपल है। वानिकी और मत्स्यिकी हमने बोला अभी फॉरेस्ट्री एंड ये तो प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल है। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। तो केवल 1 और 2 नहीं, ऐसा नहीं है। केवल 2 और 3, तो हां बिल्कुल ये है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ रही बात समझ में? डी को तो पढ़ना ही नहीं हमें। ठीक है, आ रही बात समझ में?
चलिए बहुत ही बढ़िया। इस वीडियो को जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही, इस वीडियो को जरा आप बैक जाकर के देख लीजिएगा, डाउनलोड फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा आपको, स्पष्ट है। लेकिन बाकी लोगों का समय हम खराब नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? मुझे बताओ, प्राइमरी सेक्टर पूछ रहा है, क्या एग्रीकल्चर है? तो हाँ है, बिल्कुल है एग्रीकल्चर। उद्योग है तो नहीं, उद्योग तो सेकेंडरी सेक्टर का एग्जांपल है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें सहकारिता थी यानी कि कोऑपरेशंस की, तो कोऑपरेशन इसमें आता ही नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर इसका बन जाता है, ठीक है। आगे बात करें, यह रहा अगला प्रश्न। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? यानी कि नेशनल जो जीडीपी है हमारी, इसका प्रश्न का मतलब यह है कि जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो डेफिनेटली जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो ऑप्शन नंबर ए का है, सेवा क्षेत्र का है, ठीक है, यानी कि सर्विस सेक्टर का है। इसी को हम टर्शियरी सेक्टर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़े। यह रहा अगला प्रश्न, काली मुद्रा क्या है? यानी कि ब्लैक मनी किसको कहा जाता है? बताइए, ब्लैक मनी किसको कहा जाता है? तो पहला है, यह अवैध मुद्रा है। क्या यह इलीगल करेंसी है क्या? तो बिल्कुल अवैध तो है ही है। दूसरा, यह जाली मुद्रा है। जाली भी हो सकती है, फेक करेंसी भी हो सकती है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यह गंदी या खराब मुद्रा है, तो यह भी सही उत्तर नहीं है। यह अवैध आय है, बिल्कुल। यह इलीगल इनकम है, ध्यान रखना, जिस पर आय कर नहीं दिया जाता। मैंने आपको बताया था कि ऐसा पैसा जिस पर टैक्स नहीं दिया गया है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक मनी कहते हैं। तो लोगों के पास ब्लैक मनी बहुत ज्यादा है क्योंकि उन्होंने जो है उस पर सरकार को टैक्स नहीं दिया है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि काली मुद्रा किसे कहते हैं? तो ऐसा पैसा जिस पर इनकम टैक्स नहीं दिया गया है, जिस पर आयकर नहीं दिया गया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक मनी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, यह रहा आपका अगला प्रश्न। भारत में सिक्कों की ढलाई कहां होती है? बताइए, सिक्कों मिंट, जो कॉइन मिंट है वो कहां कहां है? मुझे बताइए, क्या दिल्ली, मुंबई, भोपाल तथा कोलकाता में है? यहां पर है क्या? या फिर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद में है? या फिर सी ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु में है? या फिर डी आंसर, डी है आपका मुंबई, कोलकाता, नोएडा तथा हैदराबाद में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कॉइन मिंट है वह हमारी मुंबई में है, कोलकाता में है, नोएडा में है और हैदराबाद में है। इसमें जो नवीनतम कॉइन मिंट है यानी कि बहुत ही नई है, ध्यान रखिएगा, वह नोएडा में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अभी 1989 में नोएडा में स्थापित की गई है, बाकी जगह जब पहले से ही है, ठीक है। मैं सन लिखवाने से बच रहा हूं, फैक्ट डाटा लिखवाने से बच रहा हूं, ठीक है। यहां तक स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा सभी साथी, है ना, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? ये तो मैं पहले ही क्वेश्चन में आपको बता चुका था कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए जो है वित्त मंत्रालय जो है वह अधिकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो वित्त मंत्रालय को सिक्के जारी करने का अधिकार दिया गया है और अधिकतम कितने मूल्य वर्ग के सिक्के वो जारी कर सकता है? तो 1000 रुपए के सिक्के जारी कर सकता है, 1000 रुपए का एक सिक्का जारी कर सकता है, यह बात मैंने आपको बताई है, ठीक है। उसके बाद फिर ध्यान रखना है, अधिकतम कितने रुपए तक का नोट जारी किया जा सकता है? तो 10,000 रुपए तक का नोट जारी किया जा सकता है। और नोट जारी करने के लिए कौन सी संस्था को अधिकृत किया गया है, बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, नोट जारी करने के लिए जो है वह आरबीआई को बनाया गया है। आरबीआई नोट जारी करने का काम करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा, ये सिक्के जारी क्यों किए जाते हैं? अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि सिक्के जारी क्यों किए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, सिक्कों को जारी करने का काम इसलिए किया जाता है क्योंकि सरकार का जो घाटा है, ठीक है, सरकार का घाटा या सरकार के घाटे की पूर्ति के लिए, ठीक है। तो सरकार के घाटे की पूर्ति करने के लिए जो है सिक्के जारी किए जाते हैं, ठीक है, सिक्के जारी किए जाते हैं दोस्तों, स्पष्ट है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य वर्ग का स्वर्ण अपने स्टॉक में रखना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह बात मुझे पढ़ानी है आपको, लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन में डाल दी है। जो इसका मतलब यह है, प्रश्न को पहले समझिएगा कि आरबीआई जो है, देश का जो केंद्रीय बैंक है, वो कितने रुपए का जो है जब पैसे जारी करता है, नए पैसे जब इश्यू करता है, नोट जारी करता है, तो वह कितना उसके पास में रिजर्व रखा होना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, न्यूनतम आरक्षित जो कोष है ना, मिनिमम रिजर्व रेशियो है, ध्यान रखिएगा, वह 200 करोड़ रुपए का है। कितना है? 200 करोड़ रुपए का। और ऐसा बताया गया है कि 200 में से 115 करोड़ रुपए जो है ना, वह गोल्ड के रूप में होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए? गोल्ड, सोने के रूप में होना चाहिए। और 85 करोड़ रुपए जो बचे हुए हैं ना, वह विदेशी मुद्रा के रूप में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? विदेशी मुद्रा।
विदेशी मुद्रा के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो आपसे प्रश्न पूछा गया है ये पूछा गया है कि नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण यानी कि गोल्ड अपने पास स्टॉक में होना जरूरी है। तो यहां से स्पष्ट 115 करोड़ कहां है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको जरा इत्मीनान से आप देख लेना कि क्या प्रश्न था ये। ठीक है, आ रही बात समझ में? देखो क्या होता है कि आरबीआई कब नोट जारी कर सकती है? जब उसके पास 200 करोड़ रुपए अपने पास रखे हुए होने चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि 200 करोड़ मेरे पास है, अगर नहीं है तो वो नोट जारी नहीं कर सकेगी। ठीक है, तो 200 करोड़ रुपए का अगर उसके पास है तभी वो नोट जारी कर पाएगी, इतना आप समझिएगा। और 200 करोड़ रुपए होना, अब मुझे बताओ 200 करोड़ बहुत होते हैं? तो 200 करोड़ बहुत होते हैं, उसके लिए क्या किया जाता है कि 115 करोड़ रुपए का गोल्ड रख लिया जाता है और 85 करोड़ रुपए का जो विदेशी मुद्रा है जिसमें जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, ठीक है, उसके बाद में आपकी रूबल और तमाम करेंसी जितनी भी है वो सारी करेंसी के रूप में उसको रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखिए, ये रहा आपका अगला प्रश्न। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? फॉरेन करेंसी विच हैज अ टेंडेंसी ऑफ रैपिड माइग्रेशन इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? तो ध्यान रखिएगा, जिसमें मतलब जो तुरंत चली जाए, ऐसी विदेशी मुद्रा जो तुरंत चली जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उसे गर्म मुद्रा या हॉट करेंसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? हॉट करेंसी या गर्म मुद्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैं यहां पर एक बात आपको बताना चाहता हूं, यहां पर लिखा है सुलभ मुद्रा। सुलभ मुद्रा को हम बोलते हैं सॉफ्ट करेंसी। क्या बोल सकते हैं? सॉफ्ट करेंसी लिखा भी है। ये जो सुलभ मुद्रा है ना दोस्तों, इस सुलभ मुद्रा का क्या उद्देश्य मैं आपको बता दूं। सुलभ मुद्रा किसे कहते हैं? तो जिसकी सप्लाई जो है, ध्यान रखना, इसकी जो सप्लाई है ना सुलभ मुद्रा की, वो इज ग्रेटर देन डिमांड, यानी कि सप्लाई ज्यादा हो। और सुलभ मुद्रा के अंतर्गत एग्जांपल क्या आ जाएगा? तो रुपया आ जाएगा, यानी कि रुपया ज्यादा है बाजार में, उसकी सप्लाई ज्यादा है लेकिन उसकी डिमांड कम है। वहीं अगर हम बात करें दुर्लभ मुद्रा की, तो दुर्लभ मुद्रा को स्केयर करेंसी की जगह एक और सही शब्द है, इसे हम बोलेंगे हार्ड करेंसी। क्या बोलेंगे? हार्ड करेंसी। और हार्ड करेंसी का मतलब यह होता है कि जिसकी डिमांड ज्यादा है, मार्केट में उसकी मांग ज्यादा है लेकिन उसकी पूर्ति कम है। जब मांग ज्यादा होगा, पूर्ति कम होगी, तो प्राइस क्या होगी? ज्यादा होगी। आ रही बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या एग्जांपल हो जाएगा आपका? डॉलर इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो सुलभ मुद्रा का एग्जांपल क्या है आपका? रुपया, भारतीय रुपया। और वहीं पर दुर्लभ मुद्रा का जो एग्जांपल है वो क्या है आपका? डॉलर है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रख लेना। देखिए, अगर वीडियो में आपको कोई दिक्कत आ रही है, वीडियो बार बार चिपक रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गुरुजी एक मिनट, मुझे कमेंट बताना है, लास्ट वाला कुछ डाउट है प्रशांत कपासिया जी का। गुरुजी आपने आय बोला लेकिन काला धन वेतन से थोड़ी होता है, वो तो भ्रष्टाचार के अनुसार कमाया गया पैसा होता है। नहीं मेरे मित्र, ध्यान रखना है, काला धन का मतलब होता है ऐसी आय जिस पर सरकार को टैक्स नहीं दिया गया है। मुझे बताइए, जब आप यूपीएसआई में 2 स्टार लगा करके आएंगे तो आपसे सरकार पहले ही इनकम टैक्स काट लेगी। आ रही बात समझ में? आपको जो सैलरी देती है ना, उसी सैलरी से टैक्स कटेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपसे यूं थोड़ी बोलेगी लाओ टैक्स दो, मांगेगी थोड़ी, वो खुद ही पैसा दे दी तो काट के ही देगी वो तो। आ रही बात समझ में? तो उस पर वो तो व्हाइट मनी है आपकी, लेकिन कहीं दूसरे स्रोतों से आपको अगर कोई पैसा आ रहा है तो उस पर थोड़ी ना आप टैक्स दोगे। वैसा ही बन जाओगे तो फिर देखो आप कहां कहां से पैसा आता है। ठीक है, तो ये है। मेरे ख्याल से प्रशांत जी आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। आप केवल इतना ध्यान रखो कि ब्लैक मनी किसे कहते हैं, तो जिस पर टैक्स नहीं दिया गया उसे हम ब्लैक मनी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात हम कर लेते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। कितने रुपए का नोट छापने का अधिकार प्राप्त है? मैंने अभी आपको बताया दोस्तों। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि इसको जो है वह 10,000 रुपए तक का नोट छापने की अनुमति है। ठीक है, इससे ज्यादा का नोट वह छाप नहीं सकती। आपको पता है अभी हाईएस्ट नोट कौन सा है हमारा, मतलब सबसे बड़ा नोट कौन सा है? 85 करोड़ का गोल्ड रखती है। 85 करोड़ का गोल्ड रखती है। नहीं, आपने पिछली बार अगर पढ़ लिया है तो उसमें जो पीडीएफ है वो गलत डल गई है। ध्यान रखिएगा, 85 करोड़ का गोल्ड नहीं है, 115 करोड़ का गोल्ड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि 10,000 रुपए तक का नोट है जो आरबीआई को छापने का अधिकार है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो सबसे बड़ा नोट है वह 2,000 रुपए का नोट है। ठीक है, आपने 2,000 के नोट के अलावा कोई ऐसा नोट नहीं देखा होगा जो 3,000 का हो, जो 3,500 का हो, जो 5,000 का हो। पहले 10,000 का भी एक नोट हुआ करता था। ठीक है, तो यह सारी बात है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न देख, चलिए अगले प्रश्न, अंतिम प्रश्न की ओर देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, ये तो मैं आपको अभी अभी लेटेस्ट पढ़ाया हूं। ठीक है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्न कारणों में से होती है। किस कारणों से होती है? मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, किन किन कारणों से होती है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहला है विस्तारित नीतियां। विस्तारित नीतियां को ही कल हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो सस्ती मौद्रिक नीति बोलते हैं। तो बिल्कुल सस्ती मौद्रिक नीति में ब्याज दरों को
करके तरलता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है तो उससे मांग बढ़ जाएगी और मांग बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा, राजकोषीय प्रोत्साहन, अगर सरकार पैसा ज्यादा खर्च कर रही है, प्रोत्साहन है ना, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फिस्कल स्टिमुलस, तो ये भी बहुत जरूरी है ना। ये क्या होता है तो हम जब कर संरचना पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको। ठीक है, फिर भी मैंने आपको कल बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझाया था मुद्रास्फीति वाले टॉपिक में कि राजकोषीय प्रोत्साहन क्या होता है। जब सरकार थोड़ा बहुत सब्सिडी दे दे, जब सरकार कुछ जनता के कल्याण में काम कर दे, तो सारी बातें है ना। दूसरा भी है। और तीसरा, मुद्रास्फीति सूचकांक मजदूरी, नहीं ये नहीं है। ठीक है, ये गलत है। चौथा है उच्च क्रय शक्ति, बिल्कुल हाई परचेसिंग पावर इसमें होती है, ये भी होता है। बढ़ती हुई ब्याज दर, नहीं ब्याज दर थोड़ी बढ़ेगी इसमें, तो ध्यान रखिएगा। 1, 2 और 4 कहां है? 1, 2, 4 पहले ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर पहला जो है वो 1, 2, 4 से ही संबंधित है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए, उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई है। मैं केवल आपसे 2 शब्द कहूंगा दोस्तों, और वो 2 शब्द यही है, मेरे 2 शब्द ही है कि जब मैं पढ़ाऊं तब पढ़ाई की बातें करा करो और ऐसी बातें करा करो जो टॉपिक चल रहा है। ठीक है, और आप ऐसी बातें मत करा करो जो टॉपिक से हट के हैं। अब कोई इसमें कुछ और नीति लेके आ रहा है, क्वेश्चन क्या चल रहा है और जवाब क्या आ रहे हैं आपके। ठीक है, 2000 का नोट अभी बंद हो गया है ऐसा जिक्र नहीं है, केवल इतना है कि अभी चलन से बाहर हो गया है। ठीक है, अब 2000 का नोट जो है वो नहीं लिया जाएगा। 30 सितंबर उसकी डेडलाइन है, उसके आगे क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की क्लासेस? ठीक है, ऐसे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। एक और मैराथन हम लेंगे, लेकिन आज नहीं लेंगे, अब कल से थोड़ा पढ़ेंगे। 4-5 लेक्चर के बाद एक और क्लासेस आपकी ले लेंगे इसकी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि यहां कौन सी क्या दिक्कत है आपको, हम सारी समस्या को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार। गुड मॉर्निंग चल रहा है क्या? पीडीएफ मिल जाएगा आपको, आज की पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। 7 नंबर को क्वेश्चन को देखना है बिल्कुल। आप शाम को मुझे विनायक बैच में एक बार टैली कर देना, एक बार मुझे मेंशन कर देना अगर आपका टेलीग्राम ग्रुप जो बना हुआ है उसमें फिर भी कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। सर जी, बुक कैसी लेनी यूपीएससी के लिए? कोई किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। आरडब्ल्यूए परिवार की एक पुस्तक छप चुकी है, हमारे शिक्षकों के निर्देशन में छपी है और अंकित भाटी सर के मार्गदर्शन में छपी है। बहुत ही शानदार किताब है, उसके बारे में भी आप विचार कर सकते हैं, लेना चाहे तो ले सकते हैं। आपका हो जाएगा इससे, टेंशन मत लीजिएगा, आप बहुत ही शानदार तरीके से उसको कर लेंगे, है ना। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद तमाम साथियों को, है ना। अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं आपसे कल शाम को 4 बजे और जल्दी से मिलेंगे वहीं पर। तो चलिए, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।